नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ नेहा शुक्ला और आइए शुरू करते हैं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक सीधी बात। तो G7 शिखर सम्मेलन और जिस तरीके से ये सम्मेलन हुआ है, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप आधे में छोड़कर सम्मेलन से वापस वॉशिंगटन लौट गए और जिस तरीके से उन्होंने G8 का कॉन्सेप्ट और रूस को इस समूह से निकाला जाना इसे गलत बताया है और मौजूदा परिस्थिति के लिए ओबामा और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेदार ठहराया है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या जो G7 के देश हैं वो वाकई में इस लीडरशिप को दुनिया के सामने रख पाए हैं कि वो दुनिया की शांति, दुनिया की संप्रभुता और दुनिया की सुरक्षा के लिए काफ़ी कर्तव्यबद्ध हैं और इसी के लिए वो जमा हुए हैं कनाडा में 2025 के G7 शिखर सम्मेलन के लिए। कुछ फैक्ट और कुछ सवाल स्ट्रेट टॉक के ज़रिए मैं अपने दर्शकों के सामने रखूंगी और इन बातों पर, इन सवालों की समझ पर पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से दो युद्ध चल रहे हैं और इसके साथ ही साथ परमाणु युद्ध का जो खतरा ईरान और इजराइल के बीच में दिखने लगा है, जो संकट पूरे के पूरे मध्य पूर्व में दिख रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए इन सवालों को और इन तथ्यों की गंभीरता को समझने की हम कोशिश शुरू करेंगे आज की अपनी स्ट्रेट टॉक के जरिए। तो हम एक नज़र डालिए आप हमारे आज के सवालों और तथ्यों पर कि मध्य पूर्व में शांति के लिए G7 देशों के प्रयास, क्योंकि जो उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया है वो प्रयास कितना गंभीर होता है अगर हम उनके बातों को समझने की कोशिश करें, उसका मायने निकालने की कोशिश करें। ये कहते हैं कि ईरान ही पूरे संकट का असल जड़ है, यानी अगर ईरान ने इजराइल को निशाना नहीं बनाया होता तो मध्य पूर्व में तनाव जो है वो नहीं व्यापक होता। क्या ये जो G7 देशों का रुख है, ये मध्य पूर्व के जो देश हैं, उनके नागरिक हैं, उनकी बीच इसे व्यापक स्वीकृति मिलेगी या सिर्फ ये पश्चिमी देशों के नागरिकों के लिए जारी किया गया वक्तव्य है, सहमति है? मध्य पूर्व देशों के नागरिकों में से व्यापक स्वीकृति के साथ साथ जो एक अगला जो तथ्य है वो निकल कर आया है कि सम्मेलन अधूरा छोड़कर ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो वापस वॉशिंगटन चले गए हैं। मैक्रो जो कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, इमानुएल मैक्रो, उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन इसलिए चले गए हैं क्योंकि वो सीज फायर की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ट्रंप क्या कहते हैं कि वो सीज फायर नहीं बल्कि उससे बड़ा कुछ करने वाले। तो क्या करेंगे? ईरान पर दबाव बढ़ाएंगे या अमेरिका युद्ध में सीधे रूप से शामिल हो रहा है? इस सवाल को भी समझने की कोशिश करेंगे। रूस के समर्थन में ट्रंप ने जो तेवर दिखाए हैं G7 देशों को, G6 ही कह लीजिए, अमेरिका को अगर इससे माइनस कर दे तो ये तेवर ये क्या कहता है, क्या मायने निकाले? रूस का समर्थन G8 या G9 में चीन को लाने की बात कहते हैं, भारत का कहीं जिक्र नहीं किया जाता, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? और जो बात यहाँ पर छेड़ दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि G8 बना रहता तो मौजूदा जो चुनौतियां हैं, युद्ध है, ये हुआ ही नहीं होता, ये स्थिति बनी ही नहीं होती क्योंकि इस मंच के जरिए उन चुनौतियों पर बातचीत की जा रही होती। और अब पीएम मोदी की उपस्थिति है, भारत को इस सम्मेलन से क्या हासिल होगा, खास करके तब जब ट्रंप नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरे आसार लग रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा में मिलेंगे तो व्यापार समझौते पर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, रक्षा से जुड़े कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। लेकिन अब ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात नहीं हो रही है। इसे संयोग कहिए या कोई अन्य कारण जिसे ट्रंप फिलहाल नहीं बता रहे हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सिद्धार्थ शर्मा, बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं, और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सलमान अरशद जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत सिद्धार्थ जी आपसे ही करना चाहूँगी। जो सवाल और जो तथ्य मैंने यहाँ पर अपनी प्रस्तावना में रखे हैं, सबसे पहले तो G8, क्या ये गलती रही G7 के देशों की, जस्टिन ट्रूडो की, ओबामा की? ट्रंप ने ये तेवर क्यों दिखाए? जी जी सबसे पहले तो ये G7, G8 या यहाँ तक कि भारत में एक साल पहले जो हुआ था G20 जैसे देश हैं, ये कोई एक वैश्विक संस्था नहीं है, यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे,
ये एक आपस में बैठने का, मिलके बातचीत करने का एक, जिसे कहते हैं ना, इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो जी। इसीलिए इससे कोई ऐसी अपेक्षा करना कि इससे कोई पूरी दुनिया की नीति बदल जाएगी, ये संभव नहीं है, क्योंकि G7 या G8 या G20 के कहे हुए देशों को बाकी देश माने, इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होती है। तो ये एक तरह से कैजुअल कैजुअल कंपनी कही जा सकती है कि ये किचन कैबिनेट जैसी है, ये लोग आपस में बैठते हैं। अब G7 का ये मानना है, अभी तक जो G7 के देश हैं, G7 का ये मानना है कि हम लोग वो देश हैं जो कि लोकतांत्रिक हैं और पाश्चात्य देश हैं। तो लोकतांत्रिक पाश्चात्य देशों का ये G7 संगठन बना है। इस G7 का मानना है कि क्योंकि चीन और रशिया ये दोनों लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को इससे उन दोनों देशों को अभी तक बाहर रखे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक कोई क्या कहते हैं, फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है, इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है, तो ट्रंप साहब का ये मानना है कि G7 में अगर इतने सारे देश हैं, तो दो दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, चीन और रशिया, खास करके इन दोनों के पास यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर भी है, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये दोनों देश हैं। तो ये दोनों देश जिनको यूनाइटेड नेशन में इतना महत्व दिया गया है, वो अगर G7 में वो नहीं होंगे तो G7 का महत्व नहीं होगा, ऐसा ट्रंप साहब का मानना है। तो इसीलिए G7 एक ऐसा देश है कि ये लोग क्या कहते हैं, इससे सीधे सीधे वैश्विक नीति पर कोई असर तो नहीं पड़ता, लेकिन विश्व की नीति, बाकी सब देश, इस तरह के देश किस दिशा में जा रहे हैं, ये थोड़ा अंदाज भले मिल जाता है। जैसे कि कल G7 की बैठक हुई और G7 बैठक होने से, खत्म होने से पहले ही ट्रंप साहब वहां से निकल गए। तो उन्होंने निकलने से पहले क्या कहा और निकलने के बाद क्या कहा, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आप देखने को मिल जाएगा आपको। जैसे निकलने से पहले G7 का जो अधिकृत बयान आया, जिसे कि जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसमें कि ट्रंप साहब का भी हस्ताक्षर है, वो हस्ताक्षर, अगर वो वाला स्टेटमेंट देखिए तो आपको लगने लगेगा कि नहीं, ये सारे देश मिलके ईरान और ईरान और इजराइल के बीच में किसी तरह की शांति वार्ता या सुलह या किसी तरह का ये जो संघर्ष है, इसको किसी तरह के विराम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है कि मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की कोशिश होगी, नागरिकों की सुरक्षा होगी, गाजा में सीज फायर होगा। तो ये सब जो वो बातें G7 कहता है जब, तो इसका मतलब है कि G7 की इच्छा है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो किसी तरह से टल जाए। लेकिन जैसे ही ट्रंप साहब बाहर निकलते हैं उससे और घर पहुंचते पहुंचते ट्वीट करना शुरू करते हैं, तो G7 में ट्रंप साहब कहते हैं कि नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए, और बाहर जाते जाते ट्वीट करते हैं कि तेहरान में ईरान के जो नागरिक हैं वो तेहरान छोड़ के भाग जाए, मैं बमबारी करने वाला हूं। तो ये जो विरोधाभास दिखता है, वो इसीलिए दिखता है क्योंकि G7 अपने आप में कोई अधिकृत इकाई नहीं है। वो एक ऐसा ही इकाई है कि 4-5 समान मानसिकता वाले दोस्त जो हैं वो आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो ठीक है, उनकी बातचीत से एक अंदाज लग सकता है कि दुनिया की दिशा किस तरफ, सोच की दिशा किस तरफ जा रही है, लेकिन उससे कोई नीति का स्पष्टीकरण नहीं होता। और स्वाभाविक है कि इसमें G7 में भारत पहले भी नहीं था और अभी भी भारत को वो मान नहीं रहे हैं, ट्रंप साहब भी नहीं मान रहे हैं और बाकी 7 देश भी नहीं मान रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो G7 देश हैं, इनकी एक सोच अलग है। इसमें रशिया और चीन का नहीं होना अपने आप में बताता है कि ये एक अलग ढंग के देशों का एक समूह है। उसमें भारत को भी वो स्थान नहीं दे रहे हैं, रशिया को भी नहीं स्थान दे रहे हैं, चीन को भी नहीं स्थान दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप ने इस समूह की ताकत पर सवाल खड़ा कर दिया है, और अगर इस समूह की ताकत पर ही सवाल है और ऐसे में ये समूह ईरान और इजराइल में डी एस्केलेशन की बात करता है, तो इसे कैसे देखे पूरी दुनिया। एक छोटा सा ब्रेक। और जहाँ तक भारत की बात है, भारत के लिए ये एक साख की बात हो रही थी जब G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो इसे आइसोलेशन के तौर पर देखा जा रहा था कि दुनिया के जो ताकतवर देश हैं, क्या वो भारत को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो G7 की जो एक वो बनी हुई है कि इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, उसको भी इस वक्त सोचे समझे जाने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारे साथ सलमान अरशद जुड़े हुए हैं। वो जो ईरान और इजराइल के लिए एक सहमति पत्र बना है या फिर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, उस पर क्या उनका सोचना है। ब्रेक से लौटते हैं और फिर दर्शकों को लेकर जाएंगे।
तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि G7 देश क्या इसकी साख पर सवाल उठाकर ट्रंप ने ये बता दिया है कि इस वक्त इसकी साख कितनी है दुनिया में, और इसीलिए ये जो भी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, खास करके अभी जो ईरान और इजराइल पर एक साझा बयान जारी हुआ है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? क्या अमेरिका इसमें शामिल है? हालांकि अमेरिका की तरफ से रिफ्यूज़ल नहीं आया है, वैसे जैसे एससीओ ने भी इजराइल का ईरान पर हमले की इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया था उसकी निंदा की थी, लेकिन भारत ने उसके बाद बयान जारी कर खुद को एससीओ के बयान से अलग बताया है। लेकिन अमेरिका ने अलग नहीं बताया है G7 देशों के साझा बयान से खुद को। हमारे साथ सलमान अरशद जुड़े हुए। सलमान जी, G7 देश, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या करेंगे, खास करके तब जब इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध है ये खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? G7 देशों का ये साझा बयान कि डी एस्केलेशन होना चाहिए, अमेरिका की अभी तक कोई जो है इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है कि वो इसमें शामिल नहीं है। क्या अमेरिका भी चाहता है कि ये डी एस्केलेशन होना चाहिए, लेकिन शर्तें जो हैं वो एक तरफा लग रही हैं? सीज़ फायर की कोशिश करते हुए भी ट्रंप कह रहे हैं, मैक्रो के बयान को रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इससे कुछ बड़ा करने वाला हूँ। क्या आपकी टिप्पणी और क्या आपका आकलन? जी। इस वक्त हमको लगता है कि पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है, जिनको हम आज चर्चा में देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको एक खास एंगल से देखने की जरूरत है। इस वक्त आप देखिए कि ये जो लीडरशिप है इसमें एक हड़बड़ाहट नजर आती है। और अमेरिकी लीडरशिप को अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले जब से ट्रंप साहब आए हैं और उसके पहले से भी आप देखें तो एक बात बहुत साफ नजर आती है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमी दोनों पर इनकी पकड़ ढीली हुई है, चाहे वो यूरोप का मामला हो, चाहे अफ्रीका का मामला हो और चाहे एशिया का मामला हो। जी। इसराइल बनाम ईरान या कि इसराइल के साथ साथ फलस्तीन और बाकी जो मुल्कों के मामला जुड़ते हैं उसको भी इसी एंगल से देखा जाना चाहिए। आप गौर करें कि इसराइल ने कहा कि इराक के पास खतरनाक हथियार हैं और अमेरिका ने यूरोपियन सहयोगियों के साथ मिलकर इराक को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर। अभी तक वो जो चाहता था अपनी मर्जी के हिसाब से कर पाता था, लेकिन अब उसकी मर्जी नहीं चल रही। यूक्रेन में वो जैसा चाहता था वैसा नहीं कर पाया। फलस्तीन में जैसा चाहता था, आपको याद करें कि ट्रंप ने कहा था कि हम इन लोगों को कहीं और बसा देंगे और पूरे इलाके को डेवलप करेंगे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नहीं हो पाया। ये दुनिया का कोई नासमझ आदमी भी नहीं मानेगा कि अमेरिका की मर्जी के बिना इसराइल ईरान पर हमला करे। यानी कि हमें मान के चलना चाहिए कि अगर ईरान पर हमला हुआ है इसराइल के जरिए तो उसमें अमेरिकन सहमति है। अब यहाँ एक पॉइंट और आप गौर करें कि ये लड़ाई जब से हो रही है 60,000 के आसपास फलस्तीन में लोग मार दिए गए। हमास को ईरान का पूरा समर्थन था, लेकिन फलस्तीनियों के तरफ से लड़ने के लिए या उन्हें बचाने के लिए ईरान जंग में नहीं कूदा। यानी साफ साफ देखें कि ईरान जंग से अपने आप को बचाता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 साल से, लेकिन अब उसके ऊपर हमला हुआ है और हमले के बाद जो उसने जवाबी कार्रवाई की है उसमें इजराइल की भारी तबाही हुई है। इजराइल तरफ से जंगबंदी की बात करना या किसी भी तरह से सुलह की बात करना ये दर्शाता है कि ईरान के मामले में भी इजराइल के जरिए ट्रंप वो हासिल नहीं कर पाए जो वो हासिल करना चाहते थे, और शायद उन्हें इससे ज्यादा की मुश्किलात का अंदाजा है। जी। हमने, अगर आपको याद हो, एक बातचीत में आपसे कहा था कि रूस और चीन सीधे सीधे जंग में ना भी कूदें, लेकिन उनकी मामूली परजिश भी जंग के रुख को बदल सकती है। जब लोग भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे थे और हमने देखा कि चीन वहां सीधे सीधे मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी परजिश जितनी थी वो भारत के लिए खतरनाक साबित हुई। जी। ईरान के साथ भी ये बात की जा रही है कि रूस और चीन ईरान का साथ दे रहे हैं या कि देंगे या कि दे चुके हैं। तीनों तरह की बातें आ रही हैं कि कुछ हथियार वगैरह गए हैं, कुछ ट्रेनर्स गए हैं वायुसेना वगैरह के, कुछ हथियार रूस ने भेजे हैं। हमें याद करना होगा कि रूस को 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दिए थे। तो ये जो ग्लोबल लीडरशिप है ये अमेरिका के हाथ से निकल रही है और अमेरिका के सियासत में एक खास टेंडेंसी रही है कि अमेरिका अपने स्वार्थ के सामने अपने दोस्तों की परवाह नहीं करता, उसे बस अपने आप से मतलब होता है। तो यूरोपियंस भी कहीं ना कहीं अपनी को चीटेड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो रूस के निशाने पर हैं और उनको बचाने के लिए वहां पर अमेरिका नहीं है। तो इस तरह के हालात में जो
मुश्किलें पैदा होती है, जो हड़बड़ाहट पैदा होता है, वो आप यूरोपियन और ट्रंप के लीडरशिप में देख सकते हैं। दूसरी एक चीज जो बड़ी खामोशी से हो रही है, जिस पर ज्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा है, कि दुनिया की वो जमीन जिससे अमेरिका और यूरोप को पीछे हटना पड़ रहा है, उस पर बड़ी तेजी से चीन और रूस फैल रहे हैं। अब अफ्रीकन इलाकों को देख लीजिए, एशियन इलाकों को देख लीजिए, बड़ी तेजी से रूस और चीन वहां पर अपनी जगह फैला रहे हैं और वहां से यूरोप और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अब ये जो इस तेहरान और इसराइल को लेके जंग शुरू हुई है, इससे भी बहुत कुछ तय होगा। अमेरिका के सामने ये गले की हड्डी होना निकल पा रहा है, ना उगल पा रहा है, लेकिन इसी बेचैनी में छुपी हुई है आने वाली तब्दीलियों के बीच। और G7 के बारे में जैसा कि भाई ने कहा कि एक अनौपचारिक संस्था है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बट एक बहुत बड़ा फ्रंट रहा है, वो बहुत बड़ा मंच रहा है देश के बड़े देश लोगों, दुनिया के बड़े लोगों के लिए, जहां वो बैठ के सलाह मशवरा करते थे। लेकिन ट्रंप वहां भी उसी हड़बड़ी में नजर आते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो इसी हड़बड़ी में नजर आते हैं, जिस भी मंच पर बोल रहे हैं वहां इसी हड़बड़ाहट में है। और ये हड़बड़ाहट साबित करती है कि जमीन उनके पांव के नीचे से निकल रही है। जी बिल्कुल, जमीन उनके पांव से नीचे से निकल रही है, लेकिन शायद जमीन G7 के अन्य देशों के नीचे से भी निकलती दिख रही है। अगर मैं सिद्धार्थ जी से ये सवाल समझने की कोशिश करूं, सिद्धार्थ जी, अमेरिका की अगर दादागिरी या लीडरशिप दुनिया भर में अपनी मनमर्जी चलाती रही, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये तमाम देश, चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, ये सारे देश लगे रहे, हमेशा बिना शर्त जो है समर्थन मिलता रहा। अब जब ट्रंप लग रहा है कि खुद ही G7 को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्वार्थी हितों के लिए, तो क्या आपको लगता है कि ये G7 के अन्य देशों, सदस्य देशों के लिए भी चिंता की बात है? जी, मेरे ख्याल से ट्रंप आने के बाद सभी देश, खास करके जो पाश्चात्य देश हैं, जो जिसको कि आप पाश्चात्य लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं, जिसमें आप फ्रांस लीजिए, जर्मनी लीजिए, इटली लीजिए, इंग्लैंड लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरह के जो देश हैं, इन्होंने अपने अपने रास्ते अलग ढंग से चुन लिए हैं। उनको पता है कि एक अमेरिका की पॉलिसी है जिस पर कि उनको पहले से उनकी एक पॉलिसी है, उनको थोड़ा बहुत भरोसा है, लेकिन उनको पता है कि ट्रंप के रहने तक अमेरिकी पॉलिसी और ट्रंप की पॉलिसी कभी कभी रातों रात में आ जाएगा। इसीलिए वो मोटा मोटी अमेरिका के साथ खड़े हुए तो दिखेंगे, लेकिन ट्रंप के साथ खड़े हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप हर मिनट में वो बदलते चले जाएंगे अपना स्टैंड, और वो स्टैंड वैसा बदलना उनको अच्छा नहीं लगेगा। अब जहां तक ईरान का मामला है, हमें पता है कि सारे पाश्चात्य देश, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिवली अगर उन्हीं के पास हैं वैसी टेक्नोलॉजी, तो वो किसी दूसरे देश को उस तरह की टेक्नोलॉजी मिले वो पसंद नहीं करते। हमें पता है 1998 में जब भारत ने सबसे पहली बार वाजपेयी जी के समय में हमने परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। हालांकि 1974 में हम इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण कर दिया था, लेकिन 1998 में वाजपेयी जी द्वारा जो परमाणु परीक्षण हुआ उसमें हमने कहा कि हमने बम का परीक्षण कर लिया है। तो हमें पता है कि उसके बाद काफी लंबे समय तक अमेरिका और बाकी पाश्चात्य देशों ने हमारे ऊपर, भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए रखे। उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार आई तो उन्होंने उनके साथ एक न्यूक्लियर डील किया, तब जाके मामला सलटा। इसका मतलब ये है कि सारे पाश्चात्य देश कुछ हाई टेक्नोलॉजी की चीजें बाकी दुनिया के छोटे मोटे देशों को मिले वो पसंद नहीं करते और उसको हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्योंकि ईरान बिल्कुल स्पष्ट रूप से परमाणु संपन्न होने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आप पीठ पीछे देखिए तो इंग्लैंड हो, अमेरिका, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, सब लोग चाहते हैं कि ईरान का जो भी उनका जो परमाणु कार्यक्रम है वो ज्यादा से ज्यादा उसको क्षति पहुंचे, ये तो जरूर चाहते हैं। लेकिन इससे आगे जाके जो इजराइल चाह रहा है कि ईरान को पूरी तरह से शिकस्त दे दें, वो ये लोग नहीं चाहते। ये लोग चाह रहे हैं कि ईरान का परमाणु संयंत्र खत्म हो जाए, क्योंकि वो हाई टेक्नोलॉजी अगर उनको मिल गई तो हमें पता है, जिस तरह से हमको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो अचानक जब ट्रंप साहब पढ़े तो ट्रंप साहब ने पढ़ते समय अपने ट्वीट में यही तो कहा कि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, इसलिए मुझे बीच पिछाव करना पड़ा। क्योंकि आप परमाणु संपन्न देश होते ही जो बड़े बड़े दुनिया के देश हैं उनके स्टैंडर्ड पर आके आप खड़े हो जाते हैं, भले उनके साथ वो आपको साथ में बिठाए नहीं, लेकिन ताकत आपकी उनकी जितनी हो जाती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ईरान को बाकी सभी देश, पाश्चात्य देश भी चाह रहे हैं कि वो परमाणु संपन्न नहीं बने, इसीलिए इजराइल अगर उस पर हमला कर रहा है तो उनकी क्षति को तो वो चाह रहे हैं। लेकिन इससे आगे जाके जो इजराइल अभी चाह रहा है कि ईरान पूरी तरह परास्त हो जाए,
ये चीज ये बाकी सब देश नहीं चाह रहे हैं। ये पर छोटा कम सा से कम अंतर एक निंदा तो की जानी चाहिए थी कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को क्यों निशाना बनाया गया। ये तो युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, इसके लिए तो इजराइल के एक्शन की निंदा की जानी चाहिए थी। अगर आप वाकई मध्य पूर्व में परिस्थिति को स्थिर और शांति की तरफ लेकर जाना चाहते हो तो कम से कम वहां के नागरिकों के मन में जो है उनके हितों के लिए भी आपको बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर रिसाव हो गया, अगर लीकेज हो गया तो ये लंबी दूरी तक लोगों को जो है उसके जीवन को प्रभावित कर सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि G7 के देश भारी भरकम खर्च होता है, नागरिकों का पैसा लगा होता है और नागरिक क्या इन देशों के पॉलिसीज के सेंटर में होते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा और सलमान अरशद लगातार जुड़े। सलमान जी, आपसे समझना चाहूंगी, अगर नागरिकों में इस G7 के साझा बयान की जो है स्वीकृति नहीं मिलती है और इसे उल्टे तरीके से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं शांति का ये दिखावा जो है ये कब तक चलेगा। और बात मैं ये भी समझना चाहूंगी कि ऐसे में ट्रंप जो रूस और चीन को G7 में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ट्रंप का ये डेस्परेशन दिखाता है कि वो रूस और चीन के साथ हर स्तर पर बातचीत करना चाहते हैं और इसीलिए G7 में भी उन दोनों देशों के बिना उनको कोई भी बातचीत, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यूके के साथ ट्रेड डील, टैरिफ डील पर हस्ताक्षर किए और बाकी सभी देश जो है वेटिंग लिस्ट में पड़े रहे, जापान के साथ भी नहीं की, जो कि बहुत ज़रूरी एक जो है व्यापार बैठक होनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाद में पहुंचे। ये सभी जो देश है अमेरिका के साथ टैरिफ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन सबको अब इंतज़ार करना पड़ेगा। सलमान जी, देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि अगर आप दुनिया की लीडरशिप में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो उससे बेहतर ही कुछ होगा, खराब नहीं होगा। डेमोक्रेसी में हम लोग यही बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, वोट दें, ताकि हमारे पास एक बेहतर लीडरशिप चुन के आए। ऐसे ही अगर ग्लोबल लेवल पर भी कोई प्रयास होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने की बात आती है, तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ये बात तो अच्छी तरह समझ ही चुके हैं कि आज दुनिया के लेवल पर कोई अहम फैसला चीन और रूस को किनारे रख करके नहीं लिया जा सकता। ठीक है जी, जी बिल्कुल। चुकी है। ऐसे में अगर वो कहते हैं कि ये दोनों भी आ जाएं इस मंच पर, तो ये दुनिया के लिए बेहतर होगा। एक तरह से दुनिया में जो पावर बार्गेनिंग है उसकी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है, क्योंकि मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि अमेरिका अपनी पावर लूज कर रहा है। अपने यूरोपियन साथी, जिसका भी मैंने भी जिक्र किया, कि जो एक तरह से उनके एक सुझाव पर, एक कॉल पर उनके साथ खड़े रहते थे, आज वो स्थिति नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमी में भी जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से भी चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। इन्हें ग्रीनलैंड भी चाहिए, इन्हें कनाडा भी चाहिए, इन्हें यूक्रेन भी चाहिए, ये बातें खुल के बोल चुके हैं। तो दादागिरी के बावजूद भी ये अपनी पावर को लूज कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो चीन के साथ, रूस के साथ पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो ये दुनिया के लिए बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो क्या ये शिफ्ट है सिद्धार्थ जी, ऐसे में जो ताकत पहले पाश्चात्य दुनिया के पास थी, अब वो एक शिफ्टिंग है एक किस्म का जो है साउथ एशिया की तरफ से, और ट्रंप इसको भली भांति समझ चुके हैं? जी, मेरे ख्याल से जैसे सलमान भाई ने बताया कि ट्रंप साहब अपने आप में एक व्यापारी हैं, तो व्यापारी जो भी होता है वो हमेशा लाभ हानि देखता है, मुनाफा हुआ या घाटा हुआ ये देखता है जी। तो अमेरिका ने देखा है कि पिछले 50 साल में या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे जैसे वो महाशक्ति के रूप में उभरा है, तो वो जहां जहां भी हाथ लगाता है वहां पर उसके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अगर वो ब्रिटेन को अपने साथ रखता है, यूरोप के कई देशों को अपना एक नाटो नाम की संस्था बना के उनका साथ देता है, तो उसमें उसके खर्चे बहुत होते हैं, अरबों डॉलर उसके खर्चे होते हैं। तो एक तरफ तो कोई देश, कोई स्वतंत्र देश यूरोप में है जो कि अमेरिका में है नहीं, अब उस पर जो वो अरबों रुपया खर्च कर रहा है, तो ट्रंप साहब को लगता है कि ये जो हम अरबों रुपया, अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, ये व्यर्थ का खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप साहब को पता है कि एक चाइना है और एक रशिया है जो कि इतने सालों तक अमेरिका से प्रतिद्वंद्विता करके, अमेरिका से कोई पैसा नहीं लेके भी वो अपने आप में एक स्वतंत्र ताकत बनते हुए उभर रहे हैं। तो उनको अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब को लग रहा है कि उनके जो पुराने दोस्त हैं
चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, इस तरह के पाश्चात्य लोकतांत्रिक देशों के साथ चलने में उनको घाटा ज्यादा हो रहा है, उनका पैसा ज्यादा लग रहा है। इसके बदले जो स्वतंत्र रूप से अपने ताकत पे खड़े हो गए हैं, भले वो प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन उनके साथ अगर मैं हो लूंगा तो मेरा खर्चा तो कम हो जाएगा और मैं दुनिया में काफी पावरफुल आदमी बन जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब ये हिसाब किताब लगा रहे हैं कि अगर मैं किसी तरह से, अभी तक हमें पता है कि रशिया अमेरिका ये दोनों ध्रुव हमेशा अलग रहते थे जी। हमें ये भी पता है कि पिछले 20 सालों में चाइना नाम का एक तीसरा ध्रुव भी पैदा हो गया है जी। तो ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दोनों ध्रुव के साथ अकेले में लड़ाई लड़ूं, और हमें ये भी पता है कि चाइना और रशिया के बीच में एक पीछे का तालमेल भी चलता है। तो ट्रंप साहब को लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि एक तरफ अमेरिका खड़ा रहे और दूसरी तरफ रशिया और चाइना दोनों साथ हो जाएं। उससे अच्छा मैं ही रशिया चाइना और मैं एक साथ क्यों ना हो जाऊं, तो पूरी दुनिया पे मेरी हम तीन लोगों की दादागिरी चलेगी। तो देखिए ये ट्रंप साहब को समझना ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कोई नीतिगत और दूरगामी सोच नहीं सोचते हैं। वो एक लाभ हानि का हिसाब किताब लगाते हैं। वो एक व्यापारी की तरह है जो कि रोज रात में अपना माल बेचने के बाद देखता है कि आज कितने रुपए का फायदा हुआ या कितने रुपए का घाटा हुआ। तो मेरे ख्याल से अमेरिका का जो एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है ट्रंप साहब के आने के बाद, ट्रंप के आने से पहले अमेरिका में सत्ता भले बदलती रहती थी लेकिन उनकी नीति एक कंसिस्टेंट रहती थी। ट्रंप साहब आने के बाद उनकी सत्ता ही नहीं बदली है, नीति भी रातों रात बदल गई है। इसीलिए सारे दुनिया के सभी देशों को अब माथा फुटअव्वल करना पड़ रहा है कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बड़ी बखूबी से जो है माँ कानी उन्होंने ट्रंप को बहुत ही हैंडल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। सलमान जी, एक सवाल आपसे, ऐसे में अगर चीन की ताकत को ट्रंप G7 में उठा रहे हैं, रख रहे हैं, रूस के साथ दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो क्या ब्रिक्स ज्यादा पावरफुल आप देख रहे हैं इस वक्त में? G7 कमजोर और ब्रिक्स जो है ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर आप देख पा रहे हैं? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब देना भी जल्दबाजी होगी दो वजहों से। जब तक अभी आप देखें कि ऑयल की ट्रेडिंग ज्यादातर डॉलर में हो रही है जी। ऐसे में अगर ब्रिक्स और दूसरे लोगों की करेंसी आ भी जाती है तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ऐसी करेंसी आ जाए या कोई दूसरी करेंसी जो ऑयल ट्रेडर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट कर ले, सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक, तो जिस भी पाले में ये जाएंगे उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल ये तय नहीं है कि ये ऑयल ट्रेडर्स किस खित्ते में जाएंगे या कब तक जाएंगे, तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा। लेकिन पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ब्रिक्स आज ही जो G7 ग्रुप है इसे ताकतवर है पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ताकतवर है, लेकिन अपनी ताकत होती है पैसों की, दौलत की, तो उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक बात ये बहुत साफ हो गई है कि दुनिया के कोई अहम फैसले अब डोनाल्ड ट्रंप बिना चीन और रूस के नहीं ले सकते। ये बात बहुत साफ हो चुकी है। ऐसे में अगर रूस और चीन की तरफ ये बढ़ते हैं तो, जो कि भाई ने बहुत खूबसूरत बात कही, भाई दुनिया के फैसले हम तीनों मिलकर ले, तो क्या वो इजराइल को छोड़ देंगे? क्या वो इजराइल को अब छोड़ देंगे? क्योंकि रूस और चीन तो खुलकर ईरान का साथ देंगे। इजराइल तो अमेरिका का दरअसल एक स्टेट है, उसको एक अलग मुल्क मानना टेक्निकली भले सही हो, लेकिन वो अमेरिका का एक स्टेट है और इजराइल के जरिए अमेरिका और उसके यूरोपियन साथी मिडिल ईस्ट में अपने हित साधते हैं, आज तक साधते आए हैं, तो ऐसा करेंगे। और जब तक वो इजराइल को मनमानी करने देते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में अमन कायम रहेगा। आप गौर करें कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका एक टर्म यूज करते हैं बार बार कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार। अब सवाल पैदा होता है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है तो क्या बाकी देशों को नहीं है? और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार क्या? वो किसी मुल्क में घुसेगा, लोगों को मारपीट जाएगा, कहेगा हम आत्मरक्षा कर रहे हैं, बेडरूम में घुस जाता है वो तो। इजराइल तो बेडरूम तक में घुस रहा है जी। उनकी कोई लिमिट नहीं। तो एक बात बहुत साफ हो गई है कि इजराइल के मुद्दे पर कम से कम अमेरिका और यूरोपियन उनके सहयोगी इनका जो स्टैंड रहा है, इससे पूरी दुनिया के सामने ये एक्सपोज हुए हैं। आज पूरी दुनिया की आवाम इनके खिलाफ सड़कों पर है, खुद इनके देश की जनता इनके खिलाफ सड़कों पर है। और ये छोटा मोटा प्रेशर नहीं है, बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि तमाम मुल्क में डेमोक्रेसी है।
तो इसका प्रेशर तो इनको पड़ ही रहा है। दूसरी बात ये भी साबित हो रहा है कि इसी हवाले से रूस और चीन को इन इलाकों में घुसने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये बड़ा बड़ा पसोपेश का मामला है कि ये मामला किस तरफ जाएगा, अभी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद जब लौटेंगे तो भारत को G7 में आमंत्रित किया गया है, तो क्या हासिल होगा? क्या भारत, अब जब ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात नहीं होगी तो टैरिफ समझौते की जो बात हो रही थी, अब तो इंतज़ार बढ़ गया है, लंबा हो गया है, तो क्या कनाडा और इंडिया, इन दोनों देशों के बीच जो रिश्तों पे जमी हुई बर्फ़ थी वो पिघलने की एकमात्र उम्मीद रह गई है या फिर वो शुरू हो चुकी है? रिश्तों में जो है खटास जो पड़ी थी वो अब कम पड़ने लगी है इस मात्र निमंत्रण से, या क्या बातचीत होगी? जो निज्जर हत्याकांड है उसमें जांच के लिए भारत ने जो सहयोग की बात की है, क्या ये कनाडा के पीएम मार्कानी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाए? वो घरेलू पॉलिटिक्स में जो है अब मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, लेकिन भारत के हिस्से में क्या आया है, ये एक सवाल बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो दांव पर G7 के साथ खुद डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ने इस साख को कमज़ोर बताया है, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और वाशिंगटन में वो क्या बड़ा कर रहे हैं ये कुछ घंटों में शायद साफ हो सके, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध है अभी तक अमेरिका का कहना है कि वो सीधे रूप से इसमें शामिल नहीं है। लेकिन एक ताज़ा अपडेट अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूँगी कि इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो विंग है वो ईरान के हमले में तबाह हो चुका है। इस अपडेट के बाद अगले सवाल पर मैं सिद्धार्थ शर्मा के पास जाना चाहूँगी। सर, मैं समझना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात की बातें हो रही थी, अब उस बातों को तो जो है अब आप किनारे रख लीजिए, भारत को क्या हासिल होगा? कनाडा के साथ संबंधों पर सिर्फ कुछ प्रगति, या फिर G7 में उपस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? भारत की झोली में क्या आ सकता है? जी, सबसे पहले तो G7 का जो समिट है वो समाप्त हो चुका, ट्रंप साहब वापस जा चुके, इसीलिए वहाँ G7 समिट में भारत का अधिकृत रूप से कोई रोल नहीं बचता है। ये तो ऐसा ही हो गया कि विश्व कप फुटबॉल चल रहा है तो उसमें लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का तो कोई रोल हो सकता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का तो उसमें वहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, इसके अलावा कि वो स्टेडियम में बैठे मैच देखें और ताली बजाएं। तो भारत का रोल G7 में कुछ खास मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई उनका रोल है ही नहीं। G7 का समिट समाप्त हो चुका है। हाँ, कनाडा के साथ जो इनकी बैठक होने वाली है, तो एक बहुत आश्चर्यजनक रूप से कनाडा और भारत के बीच में इस तरह के अखबार में काफी सारे समाचार छपे हैं कि आने वाले समय में भारत और कनाडा के बीच में किसी तरह का इस तरह का एक क्या कहते हैं दस्तावेज या इस तरह का एक संबंध या इस तरह का एक संधि हुई है, जिसके अंतर्गत भारत में किसी भी नागरिक पर कनाडा भारत में ही भारत सरकार से केस करवा सकता है। शायद इस तरह की कोई एक संधि हो रही है जिसमें कि भारत विरोधी गतिविधि पर भी कनाडा भारत को कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट देने की तैयारी कर रहा है। साथ साथ कनाडा ये भी कह रहा है कि मैं किसी भी नागरिक को मैं कहूं वो कनाडा विरोधी काम कर रहा है, या आपका नागरिक भी कोई हो तो कनाडा भारत के ही किसी नागरिक से भारत में ही भारत सरकार के कहने पर भारत सरकार के द्वारा केस करवा सकता है। तो अगर इस तरह का किसी तरह का समझौता होता है तो ये तो भारत की संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि कनाडा कोई बाहर का देश है, वो भारत में किसी नागरिक के ऊपर कल कनाडा कह दे कि सिद्धार्थ शर्मा के ऊपर एक केस करो और भारत सरकार को केस करना पड़े। भारत सरकार को केस करना है तो अगर सिद्धार्थ शर्मा कुछ गलत किया हो तो भारत सरकार केस करे, लेकिन कनाडा के कहने पर अगर मेरे ऊपर केस करेगा तो फिर भारत की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा सा क्या कहते हैं पशोपेश वाला मामला है। इसके अलावा मैं कुछ खास नहीं देख रहा हूँ इस G7 समिट में भारत के प्रधान जी का वहां जाने से। हाँ ठीक है, काफी सारे फोटोग्राफ लिए जाते हैं, हमें पता है कि आजकल फास्ट फूड का जमाना है, सेल्फी का जमाना है, कम से कम एक सेल्फी तो ले ही लेते हैं ताकि लोगों को दिखा सकें। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि फोर्स प्रोजेक्शन या दुनिया में जो अपनी ताकत दिखाई जाती है, चीन के राष्ट्रपति, हमको पता है G7 का समिट चल रहा है, चीन के राष्ट्रपति इसमें कहीं कार्यक्रम में शी जिनपिंग उपस्थित नहीं है, लेकिन क्या आप चीन को इस पूरे पिक्चर से बाहर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर जिस तरह से ट्रंप साहब वापस गए हैं और काफी सारे अखबार वाले कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान पर हमला करने में अब अमेरिका भी अब इस पिक्चर में उतरे और सीधे ईरान पे हमला करे, तो ईरान पे अगर हमला करता है मान लीजिए अमेरिका, तो सीधे सीधे वो तो चीन को निमंत्रण दे रहा है कि वो भी वो तो एस्केलेशन हो जाएगा।
वो तो एस्केलेशन हो जाएगा, वो तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो जी। चीन कहीं देखिएगा, चीन के राष्ट्रपति कहीं पिक्चर में नहीं है, लेकिन उनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो पिक्चर से बाहर रहते हुए भी ताकतवर हैं। बिल्कुल। हमारे भारत के प्रधान जी हैं, उनको पिक्चर में ही आनंद आता है कि हर जगह में कम से कम बड़े लोगों के साथ मेरा पिक्चर आ जाए। तो मेरे ख्याल से तो जो G7 का ये भारत के प्रधानमंत्री का जो शिरकत कर रहे हैं, ये ऑप्टिक्स तक सीमित है, ये कुछ सेल्फी और कुछ फोटोग्राफ तक सीमित है, क्योंकि अपने आप में G7 क्योंकि कोई औपचारिक संगठन नहीं है, अनौपचारिक है, और साथ में भारत G7 का सदस्य भी नहीं है। G7 के जो सबसे बड़े दादा थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो G7 छोड़ के जा चुके। तो ये तो ऐसा है कि ठीक है, कार्यक्रम हो रहा है, हम भी वहां पहुंच जाते हैं, फोटोग्राफ वगैरह हो जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने कनाडा का एंगल कहा, वो एक महत्वपूर्ण एंगल हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सलमान जी से जाते जाते एक संक्षिप्त टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगी। सलमान जी, भारत को अब क्या आप उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या मिल सकता है? सिर्फ भारत और कनाडा के संबंध सुधरना शुरू हो जाएंगे, और जिस डील की बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, अगर ये शब्दशः उसी रूप में हस्ताक्षर इस पर किए जाते हैं, तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि कनाडा में भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उसके लिए भारत बहुत ही संजीदा है, और इस पर कनाडा सरकार से किसी तरह की कमिटमेंट लेने की कोशिश जरूर करेगा। सलमान जी। नहीं, इस पर तो सिद्धार्थ भाई की जो टिप्पणी है वो, उसे आप मेरी टिप्पणी भी समझें, उसमें कुछ नया कहने की जरूरत नहीं। बड़ी बात उन्होंने कही कि चाइना पिक्चर में ना होने के बावजूद भी वो हर जगह उसकी प्रेजेंस दिखाई पड़ती है जी। इसी आपके चैनल पर एक दो प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जो ग्लोबल प्रेजेंस जवाहरलाल नेहरू जी की थी, इंदिरा गांधी जी की थी, और उसके बाद मनमोहन सिंह की जी थी, वो ग्लोबल प्रेजेंस आज आपको किसी भी मोर्चे पर भारत का नजर नहीं आता। ये बहुत बड़े दुख की बात है। ये होना चाहिए, जबकि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो बार बार मौका दे रही, चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो, बिल्कुल, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर की बात। जी, छोड़ दो बच्चे जी। तो ये तमाम मौके, चाहे वो मिडिल ईस्ट का मामला हो, हर जगह भारत को अपनी ग्लोबल प्रेजेंस दिखाने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन हमारी तरफ से वो प्रेजेंस दिखाई नहीं पड़ रहा। इसके डीप में जाएंगे तो बड़े रिस्की बातें हैं जो कहीं नहीं जा सकती, पर ये अपने आप में हमारे देश के तमाम लोगों को दिखाने वाली बात है कि हमारा ग्लोबल प्रेजेंस लगातार घट रहा है। G7 में हमारे प्रधानमंत्री जी गए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस तरह कुछ बेहतर ग्लोबल प्रेजेंस हमारे प्रधानमंत्री दिखा पाए, लेकिन अभी तक तो जो कुछ है वो जाता है। बिल्कुल, लेकिन जो भारत का स्टेटमेंट है वो तकनीक, नवाचार और डिजिटल ज़माने की बात करते हैं, लेकिन आतंकवाद की बात नहीं है। खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत अलग थलग पड़ता हुआ दिखा है, अमेरिका तक ये जानकारी छिपाता है कि असीम मुनीर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, सैन्य प्रमुख हैं, वो अमेरिका में है, और अमेरिका कह रहा है कि वो इन्वाइटेड नहीं थे आर्मी डे परेड में, लेकिन वो अन्य सभाओं में ज़रूर नज़र आए हैं। इस तरह की तस्वीरें आई हैं न्यूयॉर्क से। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सलमान जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के मन से जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूं कि आपका लगातार स्नेह फीडबैक के रूप में हम तक पहुंच रहा है, लेकिन अपेक्षा बनी रहती है, इसलिए हमें लिखें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।